303 के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। ये यूनिट 2 जिसको हम शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसके बाद में 2.1 पर्पस एंड एसेंशियल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्या उद्देश्य है। तो estimating is an art by which we can get approximation of material, investment involved और time to be taken। अर्थात आगणन वह कला है जिसके अंदर हम एक अनुमान लगा पाते हैं किसका सामग्री कितनी चाहिएगी, पैसा कितना लगेगा और समय कितना लगेगा उस प्रोजेक्ट को या उस कार्य को पूरा करने में। By all 3 points above, we can get help in making right and firm decision while making a contract with any firm। तो आगणन से हम कितनी सामग्री लगेगी उसका अनुमान लगा सकते हैं, कितना पैसा लगेगा और कितना उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। Normally, job of an estimator can be enlisted under the following 4 headings। मतलब किसी भी एस्टिमेटर का कार्य इन 4 हेडिंग्स में बताया जा सकता है। एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब मटेरियल और कॉस्ट है उसका एक अनुमान लगाना। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट के बारे में अनुमान लगाना। प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करना और प्रोविजन ऑफ सेलिंग एड्स। For purchasing the material according to estimating and costing, market survey is necessary। मार्केट सर्वे मतलब बाजार में जाकर उस मटेरियल का सर्वे करना। The estimating and costing have following aims। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के निम्न उद्देश्य हैं। To ensure that list of material is completed before starting the job, so that there are very sleek chances of shortage of any necessary material after starting the work। मतलब काम शुरू होने से पहले ही मटेरियल की लिस्ट कंप्लीट हो जाए ताकि बीच में कोई सामान की कमी नहीं आए। To ensure that the money is not misused in projects under implementation, मतलब पैसे का मिसयूज नहीं हो, प्रॉपर खर्चा हो और सही खर्चा हो। The time is saved, that is work is completed well in time plan, मतलब जो हमने समय निर्धारित किया है कि ये काम इतने समय में पूरा हो जाए, अगर प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर एस्टिमेटिंग हो रखी है तो वो कार्य समय में पूर्ण हो जाएगा। The following problems can come in the way of work started without estimating and costing। ये 3 जो पॉइंट रखे हैं ये वो आएंगे कि अगर बिना एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के हम काम को शुरू कर देंगे तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। It becomes very difficult to purchase necessary material in the absence of list of material due to which work is not continued uninterruptedly। मतलब अगर उस सामान सही तरीके से नहीं खरीदा गया तो कार्य बाधा रहित नहीं हो पाएगा। Money is misused by purchasing smaller or excess quantities of material from market, and the shortage of money can cause the stoppage of work in midway। मतलब समय जो पैसा है उसका मिसयूज हो सकता है और काम बीच में रुक सकता है और समय ज़्यादा लगेगा। तीसरा पॉइंट है due to above mentioned hurdles the work can take more time for completion and it can affect the other projects which is related to the existing project in hand। यहाँ पे शॉर्ट में essentials of estimating and costing। तो पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मतलब जो सामान चाहिए उसकी विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
दूसरा पॉइंट है लेटेस्ट मार्केट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मार्केट में उस सामग्री की लेटेस्ट कॉस्ट क्या है। तीसरा प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइसेस, मतलब सामग्री की का जो मूल्य है उसकी लिस्ट और नेट प्राइसेस क्या है, नेट मूल्य क्या है। चौथा कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, सामग्री की और जो मजदूर या जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनकी कॉस्ट। नॉलेज ऑफ परचेस सिस्टम, परचेस सिस्टम इसका मतलब खरीदारी करने की व्यवस्था। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कोई भी संस्था है, इंडस्ट्री है, वो उसका एक परचेस सिस्टम होता है, कैसे खरीद की जाती है उसका एक सिस्टम है। और छठा पॉइंट है लेबर कॉस्ट, मजदूरी की लागत। अब 2.2 पे आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब लिस्ट मटेरियल लिस्ट को कैसे बनाता है। प्रिपेयरिंग एस्टिमेशन ऑफ the total material required for a project and the total cost involved in the project is an important task of an estimator. The material required for completion of a project report with complete specification of each item, quantity and rate of each item with total cost for the item is recorded in form of a material list. मटेरियल लिस्ट है वो इस फॉर्मेट में बनाई जाती है जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, फिर नेम ऑफ आइटम है विद फुल स्पेसिफिकेशन, मतलब पूर्ण विशिष्टताओं से कि कितनी क्वांटिटी चाहिए और उस क्वांटिटी की रेट क्या है, उससे टोटल कॉस्ट क्या है, और अंत में कोई रिमार्क्स हो तो ये लिस्ट ऑफ मटेरियल को बनाना। मार्केट सर्वे, प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइसेस। मार्केट सर्वे की क्या है, बाजार में जाके सामग्री के बारे में, कॉस्ट के बारे में, उपलब्धता के बारे में, दुकानों के बारे में पता करना, वहां से जो है कोटेशंस प्राप्त करना। मार्केट सर्वे हैज टू बी कंडक्टेड फॉर estimating the cost of enlisted materials so that the shopkeeper could not deceive us by overcharging the cost of material। मतलब मार्केट सर्वे करने से जो दुकानदार है वो आपको धोखा नहीं दे सकता। इट इज डेलिकेट जॉब एंड वन शुड बी फुली एक्सपर्ट इन द फील्ड। आफ्टर द मार्केट सर्वे कोटेशंस आर इनवाइटेड, कोटेशंस जो है वो इनवाइट किए जाएंगे फ्रॉम द रिलेटेड शॉप्स। The cost given in quotation of different shop is compared, अर्थात quotations जो आए उसमें से अलग अलग दुकानों की quotation आए और किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मान लिया, उनको कंपेयर किया और जिसकी लोएस्ट है उसको हम ऑर्डर करेंगे। तो अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज जो आपको करनी है, डाउनलोड एंड स्टडी brochures and price list of some popular electrical manufacturer and study them। मतलब आपको क्या करना है, कुछ पॉपुलर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे अप्लायंसेज हैं, वायर्स है ना, स्विचेस हैं, इनको बनाने वाली कंपनियों के ब्रोशर्स को और उनकी प्राइस लिस्ट को डाउनलोड करना है और उनको स्टडी करना है। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ध्यान रहे डाउनलोड करें और स्टडी brochures and price list of some popular electrical manufacturer and study them। अलग अलग आइटम्स हैं, मोटर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं, वायर्स हैं, टूल्स हैं, कंड्यूट्स, एसेसरीज, इन सब के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी प्राइस लिस्ट के बारे में या उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी करने के लिए उनको डाउनलोड करें और स्टडी करें, कंपेयर करें, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। प्राइस लिस्ट जो है उसका सैंपल ये दे रखा है, नेम ऑफ फर्म, लेटेस्ट प्राइस होनी चाहिए इस टेबुलर फॉर्म में, नेम ऑफ आइटम विद स्पेसिफिकेशन, यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ये टोटल कॉस्ट और रिमार्क्स।
नेट प्राइसेस, अब यहाँ पे कह रहे हैं नेट प्राइसेस ऑफ एन आइटम इज दैट प्राइस इन विच ऑल द इम्पोज्ड टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड अदर लोकल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। मतलब वो प्राइस जिसमें सारे टैक्स इंक्लूड कर दिए जाए, जोड़ दिए जाए। नॉर्मली अबव टैक्सेस आर नॉट मेंशन इन द प्राइस लिस्ट। अब इसको एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर एक कंज्यूमर है 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 रुपए में खरीदता है और डिस्काउंट जो फैक्ट्री का है वो 10% है, तो इस प्रोडक्ट की जो होगी कॉस्ट 10 में से 1 रुपया माइनस किया तो 9 रुपये। अब इस 9 रुपये पे सेल्स टैक्स जो है 5% की रेट से अगर जोड़ा जाए तो वो आ जाएगा 9.45। तो एक्चुअल जो प्राइस हुई वो क्या हुई, नेट प्राइस जो हुआ 9.45। तो मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद में जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है नेट प्राइस। अब ये इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हम आते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, कंटिजेंसी, सुपरविजन, ओवरहेड चार्जेस, प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट। बाजार में लेबर कॉस्ट को पे करने के ये कुछ तरीके हैं फेमस इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के क्षेत्र में जो है 3 मेथड्स आर पॉपुलर। एक तो है वर्क ड्यूरेशन एंड वर्क अमाउंट, मतलब एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो डेली वेजेस के हिसाब से पे की जाती है, मटेरियल ओनर का होता है तो 150 से 200 रुपये फॉर ए स्किल्ड टेक्नीशियन है। भाई अभी जो मार्केट में है कि भाई दिन भर की हाजिरी क्या है उसके अनुसार उसको पे किया जाता है। एक दूसरा तरीका है यूनिट के आधार पर, मतलब यूनिट वर्क बेसिस और नंबर ऑफ पॉइंट बेसिस, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट से मतलब ये है कि एक स्विच है, एक बल्ब है, एक पंखे का स्विच है तो ये एक पॉइंट कहलाएगा। इस तरह से मकान या जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हैं उनको काउंट करके एक अमाउंट है जो भी मार्केट में प्रचलित है। जैसे 120 रुपये है अभी तो 120 रुपये से मान लें 20 पॉइंट है तो 20 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। मटेरियल जो है फिर वही ओनर का होगा। एक तरीका है एरिया ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कितना एरिया है आपकी बिल्डिंग का स्क्वायर फुट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी मार्केट में जैसे है कि पीओपी वाली बिल्डिंग है तो 20 रुपये पर स्क्वायर फुट का है, और अगर वो मटेरियल भी टेक्नीशियन या जो भी ठेकेदार का है तो 65 रुपये के हिसाब से, जिसमें एक वो फिनोलेक्स या जो भी वेल नोन ब्रांड का वायर लगाएगा। तो ये एक तरीका है कि बिल्डिंग का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट करना। चौथा है परसेंटेज ऑफ मटेरियल। परसेंटेज मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंट। मान लिया 20%, जितने का सामान आपने खरीदा उसको उसका परसेंटेज वो लेबर कॉस्ट के रूप में पे की जाती है। कंटिजेंसी चार्जेस, ये क्या है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस है, लगभग 3 से 5% लेते हैं उसको एडिशनल, नोन एज दीज एक्सपेंसेस में ड्यू टू नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण, फ्लड्स, भूकंप, तूफान आदि, ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। सुपरविजन चार्जेस 1 से लेकर 1.5% तक का टोटल कॉस्ट का, ये किसको दिया जाता है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट या जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो केवल सुपरविजन करने और प्रोजेक्ट के बारे में अपनी ओपिनियन समय समय पर रखने के लिए विजिट करते हैं, इसको कहते हैं सुपरविजन चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, ये 10 to 15% ऑफ द टोटल मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस, इसको हम रखते हैं और इनको दो भागों में बांट सकते हैं, मेंटेनेंस ओवरहेड चार्ज है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज। तो ये अपने आप नाम से ही पता चलता है कि मेंटेनेंस मतलब प्रोक्योर मशीनों की जो मेंटेनेंस है, टूल्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, रेंट है, ऑफिस स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, तो 10 to 30% और इवन मोर द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। प्रॉफिट ज़्यादा कब होगा, अगर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाए और फुल एफिशिएंसी में काम किया जाए।
पुअर प्लानिंग है, इनएफिशिएंट स्टाफ है, सुपरविजन प्रॉपर नहीं है और मटेरियल हाई रेट्स पे खरीदा गया है तो प्रॉफिट जो है गिरेगा। अब आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड चार्जेस, कंटिजेंसी, सुपरविजन चार्जेस, इन सब का योग जो है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। परचेज प्रोसेस के अंदर क्या है, कोटेशंस क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर जो है वो ये यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें रिक्विजिशन है पहला, जो कहलाता है मांग पत्र। फिर आता है कोटेशन, कॉल ऑफ कोटेशंस। कोटेशंस जो है वो दो तरीके से हैं। एक तो इंडिविजुअल लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ये लिमिटेड टेंडर कहलाता है, और एक पब्लिक में न्यूज़पेपर के अंदर देके जो कोटेशन मंगाए जाते हैं उसको पब्लिक टेंडर और ओपन टेंडर, मतलब पब्लिक या खुली निविदा कहलाती है। टेंडर का मतलब निविदा। उसके बाद में कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये है कि तुलनात्मक प्रपत्र। इसमें कोटेशन या जो टेंडर के बाद में जो कंपनियों के कोटेशंस आए उनको एक चार्ट के अंदर लिख के उनकी तुलना करके उसमें जो निम्नतम है उस कंपनी को मार्क करना। The aim of preparing comparative statement is to make comparison of rates, मतलब उनकी जो रेट है उसको कंपेयर करना और उसमें जो भी निम्न लोएस्ट हो और सामान जो है पूरा स्पेसिफिकेशन से को जो तय किया गया उसके अनुसार हो, तो ये कहलाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर होता है कि परचेज ऑर्डर। तो जो भी लोएस्ट मार्क होगा उसको परचेज ऑर्डर इशू किया जाएगा कि भैया आप सामान इस समय में इन शर्तों के अधीन हमें भिजवाइए। फिर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, जो भी माल आता है उसका इंस्पेक्शन करना है और अगर सही पाया जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेक हो गई, इंस्पेक्शन करने वाला जो भी व्यक्ति अपना साइन कर दें, उसके बाद में उनको पेमेंट उनकी जो शर्तें हैं उसके अनुसार पे करना होता है। तो अब यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है आपको कि सर्च सैंपल कोटेशंस एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स ऑन गूगल एंड स्टडी देम एंड पे स्पेशल अटेंशन टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर। मतलब आपको गूगल पे विभिन्न इलेक्ट्रिकल कंपनियां या जो भी कंपनी है उनके टेंडर डॉक्यूमेंट और ई टेंडर्स का प्रोसेस या कोटेशंस हैं इन सब के बारे में स्टडी करना है, उनको डाउनलोड करना है, उनको पढ़ना है और विशेष ध्यान जो आपको देना है वो टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब उनमें जो टेंडर के अंदर शर्तें होती है उन शर्तों को वन बाय वन पढ़ना कि किस किस तरह से शर्तें लगाने के बाद में एक सफल टेंडर